Hello learners, this is me Ifat Khan again with a new video of returns to a factor which is law of variable proportion. Law of variable proportion is the last stage of the returns to a factor. Okay, so what is law of variable proportion means? ओके तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मैं अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फ़िक्स फैक्टर है, एक फ़िक्स फैक्टर है, 1 यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर। अब उसमें आप जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ लेबर्स ऐड कर रहे हो या वेरिएबल फैक्टर्स को आप बढ़ा रहे हो, उसमें लगा रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 3 चीज़ें होंगी। टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ होगा, और फाइनली एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो फॉल हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नथिंग, इट्स सो सिंपल। ओके, तो इसे अब थोड़ा डीप वे में समझते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब यही है दैट कि जितना ज़्यादा हम वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज़ करेंगे और मिक्सड अप करेंगे, ऐड करेंगे विद अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट हमारी अगेन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगी, देन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ होगी एंड देन फॉल होगी। तो इसे हम अजम्पशंस, एग्जाम्पल्स, डायग्राम, टेबल, सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसका क्या होने वाला है, एवरेज प्रोडक्शन का क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे समझेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द अजम्पशंस। अजम्पशंस इसके 4 हैं। पहला अजम्पशन है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन है। देखो, मैंने बोला था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है लास्ट स्टेज है किसका? रिटर्न्स टू अ फैक्टर का। रिटर्न्स टू अ फैक्टर किस में आता है? डेफिनेटली शॉर्ट रन प्रोडक्शन में, फंक्शन में आता है। रिटर्न्स टू अ स्केल जो है वो लॉन्ग रन में आता है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला अजम्पशन हमारा रहेगा कि हमारी शॉर्ट रन प्रोडक्शन है। वेरिएबल फैक्टर की जो यहाँ पर बात कर रहे थे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को ऐड करेंगे एंड ब्ला ब्ला। वेरिएबल फैक्टर में है क्या? वेरिएबल फैक्टर में हमने लेबर को अज्यूम किया हुआ है। ओके, थर्ड हमारा है यूनिट ऑफ लेबर्स जो है ना वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है। यानी कि उनकी जो स्किल्स है, उन्हें जितना सब कुछ आता है, जितने भी लेबर्स हैं ना सबकी सेम नॉलेज है। ठीक है, दे आर होमोजीनियस। और टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द पीरियड। फाइन, ये हमारे 4 मेन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला था ना कि 3 स्टेजेस हैं या 3 बातें होंगी। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ना बाइफरकेट है 3 स्टेजेस में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। इसमें होता क्या है? तो पहले स्टेज में मैंने आपको बताया है इनिशियली कि टोटल प्रोडक्ट जो है ना शुरुआती में इनिशियली जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगा। फिर सेकेंड स्टेज आएगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ होगा। फिर हमारा थर्ड स्टेज आएगा जिसमें टोटल प्रोडक्ट फॉल होगा, डिमिनिश होगा, गिर जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करने वाला है और एवरेज प्रोडक्ट क्या करने वाला है। देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होगी, सारी चीज़ें बढ़ रही होंगी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, स्टेज 2 आता है हमारा जिसमें हमारी टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ होती है। देखो, स्टेज 2 में ना 2 बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये हो रही है कि टोटल प्रोडक्ट जो है डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फिर स्टेज 2 का लास्ट पार्ट आएगा जिसमें टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि वो पॉइंट आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट का स्टेज 2 में जहाँ पर उससे ज़्यादा टोटल प्रोडक्ट बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। स्टेज 2 में 2 बातें हैं। देखो, स्टेज का नंबर भी 2 है और इसमें बातें भी 2 हो रही हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो। पहली बात क्या हो रही है? पहली बात ये हो रही है कि टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या हो रही है? दूसरी बात ये हो रही है स्टेज 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, जहाँ से अब स्टेज 3 शुरू होने वाला है,
तो स्टेज 2 के लास्ट पार्ट में होता ये है कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि उससे ज़्यादा मतलब वो पॉइंट आ जाता है टोटल प्रोडक्ट का कि अब उससे ज़्यादा वो बढ़ ही नहीं सकता है, अब वहाँ से वो घटेगा, ठीक है, अपने पीक पे आ जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट के साथ दो चीज़ें हो रही हैं स्टेज 2 में, तो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ भी दो ही चीज़ें हो रही हैं। देखो, जब टोटल प्रोडक्ट स्टेज 2 में डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, गिरना स्टार्ट हो गया। और गिरते 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 जब स्टेज 2 का लास्ट पार्ट आ गया जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, यानी कि इससे ज़्यादा वो बढ़ेगा ही नहीं, पीक पे आ गया, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी, ठीक है। और हमारा एवरेज प्रोडक्ट कुछ नहीं, स्टेज 2 में सिर्फ सिंपल सीधा गिर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा उसके साथ। नाउ कमिंग टू द स्टेज 3, जब टोटल प्रोडक्ट स्टेज 2 के लास्ट पार्ट में मैक्सिमम हो जाता है, स्टेज 3 में वो गिरना चालू हो जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि अब टोटल प्रोडक्ट स्टेज 2 के लास्ट पार्ट में ऐसा हो जाएगा कि अब उससे ज़्यादा वो बढ़ ही नहीं सकता, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद स्टेज 3 चालू होगा। स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरेगा। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम था, यानी कि उस पॉइंट पे था कि अब वो उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, ज़ीरो था। अब जब टोटल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट और गिरेगा, तो क्या ज़ीरो से कम क्या होता है, निगेटिव ही तो आ जाएगा ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब टोटल प्रोडक्ट फॉल करेगा स्टेज 3 में तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा निगेटिव हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट वो अभी भी गिर रहा है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट सिर्फ गिर रहा है, स्टेज 2 से जो है स्टेज 3 तक वो गिर ही रहा है, ठीक है, फाइन। तो आई होप आपको तीनों स्टेज समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है ना, रेशनल स्टेज कौन सा है मैम, रेशनल स्टेज है स्टेज नंबर 1 नहीं है, स्टेज नंबर 2 है, ठीक है। 1 क्यों नहीं है और 2 क्यों है बताती हूँ। देखो पहले ये टेबल देखो, इस टेबल में क्या है, यूनिट ऑफ लैंड है जो मैंने लिया फिक्स फैक्टर के तौर पे आप लोग को समझाने के लिए। यूनिट ऑफ लैंड जो मैंने लिया है वो मैंने पर्टिकुलर इंडिविजुअली यूनिट लिया है, मैंने कुछ बड़ नहीं रहा, ये 10 एकड़ का है तो 10 ही एकड़ का सारे नंबर्स में सारे स्टेजेस में। यूनिट ऑफ लेबर बढ़ रहा है जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट टीपी, एपी और एमपी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ लेबर 0, 1, 2, 3, 4 ब्ला 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 ब्ला, टीपी, एपी, एमपी उसी के हिसाब से हो रहे हैं, फाइन। अब देखो मेरा बात ध्यान से सुनना, यूनिट ऑफ लेबर में 1, 2, 3 देखो, 1, 2, 3 में क्या हो रहा है, टीपी 20 था, फिर 20 से 50 बढ़ा, फिर 90 बढ़ा, इसका मतलब 20 + 30 इज इक्वल टू 50, 50 + 40 इज इक्वल टू 90। अभी थोड़ा और नीचे आओ तो समझ आ जाएगा, यूनिट 4 पे 90 + 30 इज इक्वल टू 120, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हो, बोलना मैं ये चाह रही हूँ कि पहले टीपी जो है ना यूनिट 1, 2, 3 में इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है और यूनिट 3 से जो है वो डिमिनिशिंग रेट पे चालू हो गया इंक्रीज़ करना, यानी कि यूनिट 3 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या भला है ये भी मैं बताऊँगी बाद में। तो यूनिट 1, 2, 3 अभी ध्यान रखते हैं। पहले देखो यूनिट 1, 2 और 3 क्या है, फर्स्ट स्टेज है जिसमें टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रही है। पहले 30 से बढ़ा, फिर 40 से बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रही है। तो लास्ट प्रोडक्शन क्या हुआ है फर्स्ट स्टेज का, 90 हुआ मैम। अच्छा, अब यूनिट ऑफ लेबर का 7 देखो, उसमें क्या है 150 टोटल प्रोडक्शन, 6 में क्या है 150 टोटल प्रोडक्शन, 8 में क्या है 140। इसका मतलब ये हुआ कि टीपी जो है ना 7th यूनिट ऑफ लेबर पे मैक्सिमम हो गया, यानी 150 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता है। तो कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि 10 एकड़ की जो ज़मीन है उसकी कैपेसिटी ये है कि आप उसमें 150 यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन आप स्टेज 1 में क्या कर रहे हो,
स्टेज 1 में मैम हम सिर्फ 90 की प्रोडक्शन कर रहे हैं 3 लेबर को लगा के। लगता है ये रेशनल है? नहीं रेशनल है, क्योंकि जब आपके पास कैपेसिटी है भाई कि आप 150 प्रोडक्शन कर सकते हो, फिर भी आप सिर्फ 90 कर रहे हो, रेशनल कहाँ से हुआ? बाकी कैपेसिटी तो बेकार पड़ गई ना, बाकी ज़मीनें तो बेकार पड़ी हुई हैं, और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत घटिया है, सिर्फ 3 लेबर। ठीक है, तो इसी वजह से स्टेज 1 रेशनल नहीं है, स्टेज 2 रेशनल है। यूनिट 3 से या यूनिट 4 से कह लो हमारा स्टेज 2 स्टार्ट होता है, यूनिट 4 टू यूनिट 7 तक जाता है। वो 7 पे मैक्सिमम हो रहा है, लास्ट पार्ट है, कंसिडर करो या ना करो 6 या 7। तो यूनिट 4 से यूनिट 7 मैं बोल देती हूँ, हमारा सेकेंड स्टेज है, जहाँ पर हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से मैक्सिमम तक गई है। अपनी मतलब जो भी बेकार आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई थी, बेकार कैपेसिटी जो पड़ी हुई थी फिक्स फैक्टर की, उसको भी यूज़ किया, और हमारा जो यूनिट ऑफ लेबर था वो भी बढ़ रहा है, 4 5 6 7 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी जो आइडल जो बेकार कैपेसिटी पड़ी हुई थी लैंड की वो भी इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हमारा स्टेज 2 जो है रेशनल है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की है, जो भी चीज़ था हमने उसका इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव भले ही हमारा टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रहा हो, स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा हो, ज़ीरो हो गया हो, एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने हमारी जो फिक्स फैक्टर थी उसका जो बेकार जो कैपेसिटी पड़ा हुआ था, मतलब वेस्ट नहीं होने दिया, हमने सब कुछ यूज़ किया। ठीक है, दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई स्टेज 2 इज़ रेशनल। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से समझाया, डायग्राम से समझाया, हो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगेन आप लोग डायग्राम देख लो, ठीक है, अच्छे से देख लो। उसके बाद नेक्स्ट अब आ जाते हैं, फ्रॉम यूनिट नंबर 1 to 3 क्या हो रहा है? स्टेज 1 है, जहाँ पर हमारी टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, एमपी इंक्रीज़ हो रही है, और एपी भी बढ़ रही है। देख लो, देख लिया। अब आ जाओ, फ्रॉम यूनिट 4 to यूनिट 6 क्या हो रहा है, और यूनिट 7 टीपी डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, एमपी डिमिनिश हो रही है, एपी भी डिमिनिश हो रही है, फॉल हो रही है। यूनिट 7 पे क्या हो रहा है? टीपी मैक्सिमम है, एमपी ज़ीरो है, और एपी फॉल हो रही है। देख लो आप लोग, ये यूनिट 7, यूनिट 4 to 6, फिर यूनिट 7 में ज़ीरो, फिर यूनिट 8 to 9। अब आ जाओ 8 to 9 में क्या हो रहा है? स्टेज 3 है, जिसमें टीपी डिमिनिश हो रही है, एमपी निगेटिव हो गई है, और एपी फॉल कर रही है। अब मुझसे जैसा बना गया मेरा डायग्राम, इतना मतलब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट जो भी हुआ मुझसे देख लो, यही डायग्राम है। डायग्राम में क्या है? ओ ए पॉइंट, देखो ओ ए पॉइंट जो है वो क्या है? टीपी का वो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पर टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। अब मतलब ए पॉइंट, ए से ही जो है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, जहाँ पर जो है टीपी जो है स्टार्ट हो गई है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होना। सेकेंड स्टेज की अब शुरुआत हो गई, पॉइंट डी से फाइनली वो सेकेंड स्टेज उसने पकड़ लिया है, और टीपी जो है ना डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पॉइंट बी वाला देखो, पॉइंट बी में सेकेंड पार्ट का, सेकेंड स्टेज का जो लास्ट पार्ट आ गया, जिसमें हमारा जो टीपी है मैक्सिमम हो गया है, और यही लाइन से लेके जाओ Q2 तक, जहाँ पर हमारी एमपी एक्स एक्सिस को टच कर रही है, विच मीन ज़ीरो है, एपी जो है फॉल हो रही है। फिर पॉइंट बी के थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो हमारा क्या हो रहा है? स्टेज 3 चालू हो रहा है, जहाँ पर एमपी निगेटिव चली गई है, बिलो दी एक्स एक्सेस, टीपी फॉल हो रही है, और एपी भी देख लो फॉल हो रही है। ठीक है, तो यही था हमारा टीपी, एपी, एमपी और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा, मैंने बताया ना एक वर्ड मैंने यूज़ किया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या है ये भी मैं जल्दी से बता दूँ, कुछ नहीं है, टोटल प्रोडक्ट जो है ना, जब पहली बार इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा था, अब जब टोटल प्रोडक्ट जो है ना, जब अपनी इंक्रीजिंग रेट को चेंज कर देता है ना, जहाँ पे चेंज हो रहा होता है वो पॉइंट, यानी इंक्रीजिंग रेट पे पहले इंक्रीज़ कर रहा था, अब ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है,
ये जो पॉइंट है, जो उसकी जो इंक्रीजिंग रेट जहाँ पर चेंज हो रही है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिमिनिशिंग रेट पे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझ में आया है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करो। ओके, टिल देन टेक केयर एंड वर्क हार्ड टू गेट अ बेटर फ्यूचर।